जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बच्चों, जैसे आपको पता ही है कि अभी आपके बोर्ड 12th बहुत नज़दीक आ चुके हैं। सीबीएसई वालों की एक टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है। तो ये वीडियो कुछ इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होने वाली है कि आपको किस हिसाब से 12th के साथ साथ एनडीए की प्रिपरेशन करनी है ना। क्योंकि जो 12th और एनडीए के पेपर्स के बीच का ज्यादा टाइम नहीं है। टेंटेटिव डेट मान लें आप तो 15 फेब से शायद सीबीएसई वालों ने अपनी डेट शीट डाल दी है और आपकी जो एनडीए की एग्जाम डेट है वो आपके 16 अप्रैल को है। तो आपको किस तरीके से 12th के साथ साथ अपनी एनडीए की प्रिपरेशन करके चलनी है, ये सब चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बट क्योंकि आपका एनडीए से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी 12th रहने वाला है, तो आपको 12th की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, क्या क्या आपके पास सिलेबस है। क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी ने इस बार रिड्यूस सिलेबस किया, लगभग 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। तो आपने उस सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है, किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, इन सभी बातों को लेके यही वीडियो रहने वाली है। तो आपका एक बार फिर से एनडीडीए के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपको ऐसे ही कुछ नई नई वीडियोस मिलते रहे तो हमारे एनडीडीए के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो बच्चों, आज शुरू करते हैं कि हमने किस तरीके से अपनी 12th की स्ट्रेटेजी बना के चलनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट देखते हैं कि हमारे पास सिलेबस क्या क्या है। हमको यह पता होना चाहिए कि हमारे पास 12th में सिलेबस क्या क्या है और कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो, आपको पता है कि सीबीएसई ने अपना एक सीट ये दे रखा है, पूरा पैटर्न दे रखा है कि हमने कैसे कैसे किस किस टॉपिक के या किस किस चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। हर चैप्टर को उन्होंने मार्किंग कर रखी है कि किस चैप्टर से कितने आने वाला है। तो हम सारे के सारे इन्हीं चैप्टर को एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर से कितना आने वाला है और कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ज्यादा दूर नहीं है आपका पेपर, आप लोगों को मेहनत करनी है, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी है आप लोगों ने। एक लास्ट कुछ ही 3 महीने बचे हैं, ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी का वो भी हाफ। क्योंकि अभी आपके क्या है, लगभग ये मान के चलिए कि आपका 70 to 80% सिलेबस हर जगह कंप्लीट हो ही चुका होगा। तो आपको दिसंबर से पहले पहले ये मान के चलिए कि 15 दिसंबर तक आपने क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। चलो दिसंबर पूरा लेके चलते हैं और हमने इस सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ चीजों को रिवाइज भी करना है, रिवाइज भी करते रहना है। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम क्या करें कि दोबारा से एक बार स्टार्ट से लेके हम दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करें। तो जैसे जैसे आपका मान के चलिए कि 70-80% सिलेबस पूरा ही कंप्लीट हो चुका है, बट इसी 70-80% सिलेबस को आगे बढ़ते हुए और सेम वो जो हमारे पास पीछे वाले चैप्टर्स हैं उनको कैसे रिवाइज करना है, उनके ऊपर सारी की सारी स्ट्रेटेजी होने वाली है। अभी सभी जगह दीपावली की वैकेशंस हो चुकी होंगी। मैं सभी बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनसे यह उम्मीद करता हूं कि आप दीपावली के साथ साथ अपनी पढ़ाई को ना भूलें। क्योंकि दीपावली आपके लाइफ में जितना इंपॉर्टेंस आपके एंजॉयमेंट का है, उतना ही इंपॉर्टेंस आपकी पढ़ाई का भी है। क्योंकि यही कुछ 2-3 महीने हैं कि इस 2-3 महीनों में आप मेहनत कर लो तो आपकी आगे वाली लाइफ थोड़ा और क्या हो जाएगी, लाइट हो जाएगी। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यही 2-3 महीने जो भी आप चीज कर रहे हो, जैसे भी आपने जो भी आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस है, जैसे देखो आपकी कोई डांस क्लास है, आपकी सिंगिंग क्लास है, आपने गिटार क्लास लगा रखी है, कुछ भी चीजें लगा रखी है बेटा, तो ये सब चीजें अब बंद कर दीजिए। बिकॉज अभी सिर्फ 3 महीने रह रहे हैं। 3 महीनों में आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। क्योंकि आपने अपने रिजल्ट को क्या करना है, इंप्रूव करना है। आपने अपने रिजल्ट को इंप्रूव करके अपने पेरेंट्स को क्या करना है, उनका सिर फख्र से ऊंचा करना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास, हम पहले समझते हैं कि 12th में हमारे पास सिलेबस क्या क्या है। तो देखिए, हमारे पास नंबर फर्स्ट बात कर लेते हैं कि जो नंबर फर्स्ट है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट फर्स्ट। इलेक्ट्रोस्टेट देखो, ये पूरा का पूरा एक चार्ट है, या आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज
ये सब चीज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो जो इसका लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहां से टेलीग्राम चैनल पे जाइए और यहां से ये सब पीपीटी आपको क्या मिल जाएगी, वहां पे डाउनलोडेड मिल जाएगी। वहां से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके आप खुद ब खुद देख सकते हैं। अदरवाइज थोड़ी बहुत मैं हेल्प कर दे रहा हूं आप लोगों की। तो देखिए यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टेट में हमारे पास चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फिर आता है हमारे पास यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। देन यूनिट थर्ड है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो यहां से दिख रहा होगा आपको जो यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड है, ये दोनों के दोनों, इसमें लगभग 3 चैप्टर हैं और ये तीनों के 3 चैप्टर अपने आप में कितना मार्क्स कैरी करके चलते हैं, 16 मार्क्स को कवर करके चल रहे हैं। अब आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि पहले 2 चैप्टर से ज्यादा आएगा या तीसरे चैप्टर से ज्यादा आएगा। तो यहां पे ये बस हमें ये पता है कि हमारे पास 3 चैप्टर हैं जिसमें से कुल मिला के कितने आने वाले हैं, 16 मार्क्स के आने वाले हैं। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टेट में डेरिवेशंस बहुत ज्यादा है। डेरिवेशंस आपके पास पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के ऊपर बहुत ज्यादा डेरिवेशंस है। तो क्योंकि 12th में अभी आगे कवर करेंगे कि 12th में थ्योरी सेक्शन कितना आता है, 12th में डेरिवेशन सेक्शन कितना आता है, 12th में न्यूमेरिकल सेक्शन कितना आता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही दिक्कत रहती है कि सर हम क्या पढ़ें, थ्योरी पढ़ें, डेरिवेशन करें, या हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स को देख के आधे से बच्चे वैसे डर जाते हैं कि न्यूमेरिकल्स कितना करना चाहिए, डेरिवेशन पे कितना ध्यान देना चाहिए, थ्योरीज किस तरीके की पढ़े। ये सब चीजें हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। फिर आगे देखते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये सारी की सारी चीजें आपको क्या बता रखी है, मार्किंग करके दे रखी है कि किस चैप्टर से या किस यूनिट से कितने मार्क्स का आने वाला है। फिर लास्ट में चलिए आपके पास देखिए ऑप्टिक्स हो गया, एंड ऑप्टिक्स में आपके पास 2 चीजें हैं, रे ऑप्टिक्स हो गया और वेव ऑप्टिक्स हो गया, और साथ ही साथ इसमें आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये दोनों या तीनों चैप्टर का कुल वेटेज कितने का मार्क्स का, 18 मार्क्स का है, और सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है। और ऑप्टिक्स आपके यहां पे भी इंपॉर्टेंट है, 12th में भी इंपॉर्टेंट है, और यही टॉपिक आपका एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास आता है एटम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब ये दोनों भी मिलके एक एटम न्यूक्लियस में हमारे पास 2 चैप्टर हैं, एटम एंड न्यूक्लियस, वो दोनों मिला के कितना आ रहा है, 12 मार्क्स है। और साथ ही साथ इसमें है हमारे पास ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस, ये दोनों के दोनों कंबाइन करके 12 मार्क्स का आ रहा है। और लास्ट में आता है मेरे पास चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें हम पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर, एनपीएन, पीएनपी, ये सारा का सारा ये अपने आप में कैरी करता है 7 मार्क्स का। अब होता क्या है, बच्चे जब स्टार्ट करते हैं 12th में, जब स्टार्ट करते हैं तो जो स्टार्ट के चैप्टर्स होते हैं, जो हमारी स्टार्ट की यूनिट है, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, क्योंकि सारा का सारा टाइम उनके पास उस टाइम पे बहुत ज्यादा टाइम रहता है। अब लास्ट में आते आते क्या हो जाता है कि उनके पास टाइम भी कम रहता है, फिर ऊपर से उनके प्री बोर्ड के टेंशन, उनके पास बोर्ड का टेंशन, उनके पास उनके एक्सपेरिमेंट का टेंशन। तो ये करते करते जो लास्ट के 2-3 चैप्टर है, इन पे इतना फोकस नहीं किया जाता है। बट मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि जो लास्ट के 3-4 चैप्टर हैं, जैसे हम बात करें ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, हम बात कर रहे हैं एटम एंड न्यूक्लियस, और हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। तो ये जो चैप्टर होने वाले हैं, ये बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट। अगर आपने किसी ज्यादा डीप ना पढ़ते हुए आप थ्योरेटिकल सेक्शन पढ़ रहे हो, ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, तो वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। और यहीं से शायद आपके पास अभी पेपर का पैटर्न समझाएंगे, तो वहां पे एक केस स्टडी इंक्लूड कर दिया है सीबीएसई वालों ने। तो केस स्टडी के ऊपर यहां से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस है। ये जो आपके पास 7, 12, 18, ये जो लगभग यहां से 15-20 नंबर है, ये बहुत, इनका मार्जिन भले ही कम है, बट कुछ इस तरीके से आता है कि आप अगर नॉर्मल तरीके से ही पढ़ा होगा आप लोगों ने ये चैप्टर, तो आप वहां से इनको कवर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने लास्ट में जाके इनको इन चैप्टर्स को छोड़ देना है, छोड़ना नहीं है। बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, लगभग थ्योरेटिकल सेक्शन है सारा का सारा, ना इसमें कोई डेरिवेशन है, ना इसमें न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल्स भी होंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे इनमें, है ना। बाकी थ्योरेटिकल सेक्शन है पूरा का पूरा। आप क्या करते हैं, थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ के क्या हो सकता है, आप पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब क्या है कि ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं, इसमें भी सीबीएसई ने क्या कर रखा है, लगभग 30% सिलेबस आपका रिड्यूस कर रखा है। कुछ टॉपिक्स हैं जो क्या हो रखे हैं, रिड्यूस हो रखे हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे जाइए, ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और देखिए कि कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए हैं। हम अब यहां पे क्या होने वाला है कि यहां पे हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस चलने वाली है, तो जो क्लासेस चलेगी वो लगभग जो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या चलने वाली, क्लासेस चलने वाली है। ठीक है,
तो ये तो हो गया आपके पास पैटर्न पेपर मार्क्स का कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है, ये सारा का सारा यहां से हमारे पास देख लिया हमने। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पेपर पैटर्न क्या रहेगा। तो पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके का रहेगा। हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। हमारे पास पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है, तो हमें पता है कि हमारे पास जो कवर नहीं हो रहा है पूरा, थोड़ा ऊपर कर दो। पेपर पैटर्न, अच्छा चलो मैं इसको किस तरीके से हमारे पास पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास जो पेपर पैटर्न में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं। जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, 35 क्वेश्चन। और इसमें बेटा आपको कोई भी क्या है, आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब इंटर ऑप्शनल मिल जाएंगे। मतलब जैसे है कि क्वेश्चन नंबर 21 है, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन नंबर 21 है, उसमें 2 क्वेश्चन दे देंगे कि आपको ए करना है या बी करना है, ऐसे ऑप्शनल मिल जाएंगे आपको। बट ऐसा नहीं मिलेगा कि आपके पास 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और इसमें से हमने 3 क्वेश्चन करने। ये वाला पैटर्न सीबीएसई ने हटा दिया है लगभग 2020 के बाद। ये समझ लो ये 2021 पिछले साल से हमारे पास ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हमारे पास जो पेपर पैटर्न है, पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 35 क्वेश्चन है। अब ये 35 क्वेश्चन कैसे कैसे किस किस सेक्शन में डिवाइडेड रहते हैं उसको देखते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 सेक्शन रहने वाले हैं, 4 सेक्शन। हमारे पास सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। ये हमारे पास 5 हमारे पास सेक्शन रहने वाले हैं। तो हम समझते हैं कि सेक्शन ए बी सी डी में क्या क्या क्वेश्चन, कितने नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं और कितने कितने मार्क्स का उसमें क्या रहने वाला है, क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला है। हमारे पास पहले सेक्शन में आएंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, और सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। मतलब यहां से हमारे पास कितना आ गया, 18 मार्क्स का पूरा सेक्शन ए आ गया। और जो ये सेक्शन है ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे रहेंगे, पूरे के पूरा जो आपके पास सिलेबस है, हमारे पास जितने भी यूनिट है 10-11 यूनिट है, उन सबसे मिला के हमारे पास 18 क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। अब उन 18 क्वेश्चंस में आपके पास मल्टीपल चॉइस के आंसर मिलेंगे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कहां पे ज्यादा होती है, तो आपके पास 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, वैक्यूम में, एयर में, सॉलिड में, नन ऑफ दिस, ऐसे। तो आपको वो एक चूज करना है, ठीक है। तो ये कैसे बेस रहने वाले हैं, ये आपके लगभग लॉजिकल क्वेश्चन के ऊपर बेस रहने वाले हैं। अगर इसमें कोई न्यूमेरिकल भी आता है तो न्यूमेरिकल भी इसमें क्या रहने वाला है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस रहने वाला है। तो यहां से हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, यहां हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 18 क्वेश्चन कंप्लीट, और यहां से 18 मार्क्स का हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर रहेंगे 7 क्वेश्चन। अब 7 क्वेश्चन कितने मार्क्स के, यहां पे जो एक क्वेश्चन रहेगा वो लगभग 2 नंबर का रहेगा। तो यहां से कितना हो गया, टोटल 14 मार्क्स का हमारे पास सेक्शन बी रहने वाला है। और सेक्शन बी रहने वाला है तो इसमें हमारे पास 7 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के सारे के सारे। अब ये कैसे हैं, ये आगे आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे बहुत छोटे छोटे, हमने क्या करना है, एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसका 1 या 2 लाइन में आंसर देके उनको निपटा देना है। यहां पे भी लॉजिकल क्वेश्चन सारे के सारे बनने वाले। फिर आते हैं हमारे पास सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं लगभग 5, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे हमारे पास 5 नंबर के, और जो एक क्वेश्चन का मार्क्स रहने वाला है वो 3 नंबर का रहने वाला है। मतलब यहां पे हमारे पास टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब इस 15 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाता है ये देखिए। इस 15 मार्क्स में हमारे पास न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस, क्या क्या बोला है मैंने, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं आपके पास। न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आएंगे, किस किस चैप्टर से ज्यादा आने वाले हैं, या डेरिवेशन किस किस चैप्टर का ज्यादा रहता है, वो हम आगे देखने वाले हैं। यहां से स्टार्ट हो जाएंगे सेक्शन सी और सेक्शन डी। ये आपका पूरा दोनों ऐसे सेक्शन है कि जिसमें क्या है, न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे रहेंगे,
न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन साथ ही साथ देखने को मिलेंगे। अब जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी में आपके पास रहने वाले हैं 3 क्वेश्चन, बहुत लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप के और एक क्वेश्चन का मार्क्स रहने वाला है 5 मार्क्स का। तो ये कुछ रहने वाला आपके पास लगभग कुछ इस तरीके से, जैसे आपके पास बोल देगा कि लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन कीजिए और उसमें दे देगा कि लेंस मेकर, उसी के ऊपर लेंस पे बेस क्या कर देगा, कोई न्यूमेरिकल दे देगा। डेरिवेशन के साथ साथ क्या दे देगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दे देगा। या बोल लेगा कि हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस को सीरीज, जो उसका सीरीज कॉम्बिनेशन है उसको क्या करना है, डेराइव करना है, उसको डेराइव करके उसके ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल दे देगा। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। मतलब क्या है कि इसमें न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन साथ साथ में ही आने वाले हैं। 3 क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप के हैं, तो इतना आपको समझ लेना चाहिए कि अब इतना तो आपने पढ़ ही लिया है ना, कि 12th में आके आपने इतना 6-7 महीने हो चुके हैं, तो इतना आपको पता लग ही चुका होगा कि कौन सा क्वेश्चन 5 मार्क्स का होने वाला है और कौन सा क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है, कौन सा क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है। फिर हमारे पास सेक्शन ई है। सेक्शन ई में क्या है, हमारे पास आती है केस स्टडीज। अब ये कुछ नया पैटर्न ऐड किया है इन्होंने, सीबीएसई वालों ने, केस स्टडी। अब केस स्टडी में क्या होता है, देखो केस स्टडी में हमारे पास, देखो मैं आपके पास एक सैंपल पेपर दिखाता हूं, ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, इसका पीडीएफ फॉर्मेट में डाल देंगे, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज सीबीएसई के उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको एक सैंपल पेपर दिख जाएगा, तो आपको कैसे कैसे केस, क्योंकि ये जो केस स्टडी वाला टॉपिक है ये लगभग नया होने वाला है हर बच्चे के लिए। अभी तक क्या होता था, 2020 तक हमारे पास 4 सेक्शन होते थे, उसमें भी हमारे पास चॉइसेस होती थी कि भाई 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें 5 में से 3 करना है, 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, 10 में से 7 करने हैं। बट अब की बार ऐसा नहीं है, आपके पास इंटरनल चॉइस है। इंटरनल चॉइस इन द सेंस अभी बता दिया कि अगर क्वेश्चन नंबर 21 है तो 21 के ही 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसमें से आपको एक नहीं करना है। बट ऐसा नहीं कि आपके पास सेक्शन बी में, अगर आप सेक्शन सी में अगर आपके पास 5 क्वेश्चन है तो आपको 5 के 5 कंपलसरी है अटेंड करना। यहां पे आपको कोई चॉइस देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, क्वेश्चन के अंदर चॉइस देखने को मिल जाएगी, जैसे ए करना है या बी करना है, ठीक है, बट आपको ये 5 के 5 कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। अब मैं बात कर रहा था केस स्टडी। केस स्टडी होता क्या, देखो जैसे इंग्लिश में आता है अनसीन पैसेज, है ना। अनसीन पैसेज में क्या दे देते हैं कि एक पैराग्राफ दे रखा होगा, आपको उस पैराग्राफ को रीड करना है, उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बने होंगे, एक क्वेश्चन बने होंगे, एक मार्क्स के क्वेश्चन बने होंगे, तो उस पैराग्राफ को पढ़ के आपने क्या करना है, आंसर निकालने हैं। मैं कुछ आपको एक सैंपल पेपर दिखाता हूं, देखो कुछ इस तरीके का कि हमारे पास क्या है, ये पैराग्राफ दे रखा है, ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है और यहां पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए, तो आपको ये पैराग्राफ पूरा पढ़ना है। पैराग्राफ पूरा पढ़ के देखो, ये मैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां पे आप जाके क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ, तो इसको ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ये बहुत इजी होता है। लगभग 2 केस स्टडी आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, और एक क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का रहने वाला है। मतलब हमारे पास 8 मार्क्स की हमारे पास क्या आ गई, केस स्टडी आ गई। और केस स्टडी बहुत इजी रहने वाली, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये तो हो गया, आपको ये पता चल गया आपको सिलेबस, ये एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न कैसा आता है, क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, कितने हमारे पास क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, किस सेक्शन में कितने मार्क्स का आता है, किस सेक्शन में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कौन सा सेक्शन हमने पहले अटेम्प्ट करना है, ये सारा का सारा आपने यहां पे देख लिया। अब बात कर लेते हैं हमारे पास कि पूरे पेपर में हमारे पास थ्योरी सेक्शन कितना आएगा, पूरे पेपर में हमारे पास डेरिवेशन कितना आएगा, पूरे पेपर में हमारे पास न्यूमेरिकल्स कितने आएंगे। क्योंकि बच्चों की बहुत ज्यादा डाउट होते हैं कि सर क्या पढ़े, थ्योरी सेक्शन में कितना पढ़े, या डेरिवेशन कितना करें, या न्यूमेरिकल्स कितना करें। क्योंकि हमें पता है 12th में डेरिवेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डेरिवेशन है, और उतना सारा डेरिवेशन पढ़ना क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो हमें कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाले हैं, किन डेरिवेशंस के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है, किन को हम छोड़ के जा सकते हैं, कि छोड़ के चल सकते हैं, तो ये सब आपने क्या करना है। देखो, आप अभी तक आपने क्या किया होगा, जितना भी आपके पास नोट्स वगैरह बनवा रखे होंगे, आपके टीचर्स ने नोट बनवा रखे होंगे, नोट्स से आपने धीरे धीरे पढ़ ही रखा होगा सारा का सारा। तो आपने क्या करना है, अभी नवंबर तक आपने पहले एक बार अपना जो नोट्स बना हुआ है उसे कंप्लीट पढ़ लो, पूरा नोट्स अच्छे तरीके से पढ़ लो। उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सॉल्व या अनसॉल्व दोनों आती है, सॉल्व भी आती है, अनसॉल्व भी आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को खरीद लो।
अब क्या करना है, अब आपके पास प्रैक्टिस का टाइम है बेटा। अब आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ लिया होगा अभी तक, नवंबर तक पढ़ लेना जो भी पढ़ना होगा। अब आपको इसके बाद प्रैक्टिस करनी है। जनवरी और दिसंबर जनवरी में आप क्या करोगे, सारा का सारा जितना भी आपके पास अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर है, सारे के सारे अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर को क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। क्या है, प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन देख लो। भले ही पैटर्न चेंज हो चुका है, पर पैटर्न में कोई इतना फर्क नहीं आया है। भले रिड्यूस सिलेबस इन्होंने क्या कर दिया, एनसीईआरटी ने 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, बट जो पेपर का पैटर्न होता है ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं। आप जब अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे, सॉल्व या अनसॉल्व पेपर, तो आप उसमें देखोगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर टाइम पूछे जाते हैं। तो आप ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको जब आप क्या कर रहे होंगे, क्वेश्चन उस अनसॉल्व पेपर को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे करनी है, ऐसे किताब खोल के नहीं। प्रैक्टिस हाथ में पेन होना चाहिए, आपके पास रफ कॉपी होनी चाहिए। जितना ज्यादा आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा जो भी वो चीजें हो आपके माइंड में क्या होती रहेंगी, परमानेंट होती रहेंगी। अब जितने ज्यादा इस तरीके की प्रैक्टिस रहेगी, उतना ज्यादा आपका स्कोर में आपका अच्छा स्कोर रहेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं थ्योरी और डेरिवेशन। अगर मैं बात करूं थ्योरी और डेरिवेशन, ये लगभग दोनों मिला के आपके पास आता है 42 या मान के ये चलो 45 to 50 मार्क्स का। थ्योरी और डेरिवेशन दोनों मिला के बात कर रहा हूं मैं, कितना 45 से 50 मार्क्स ये कवर करता है। बट जहां पे आपके पास न्यूमेरिकल सेक्शन आ जाता है, तो न्यूमेरिकल ये मान लो, ऐसा मत सोच के चलना कि न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे जाते हैं। हाँ, एज कंपेयर टू थ्योरी और डेरिवेशन कम है, बट इतने कम भी नहीं। यहां से मान के चलो 20 से 25 मार्क्स के आपके पास न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, 20 से 25। और न्यूमेरिकल आते हैं ना, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल जो होंगे वो आपके डायरेक्ट फॉर्मूले बेस हैं। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, आप क्या कर लीजिए, फॉर्मूला सीट बना लीजिए। फॉर्मूला सीट या तो बना लो, नहीं तो आप गूगल से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, बन बनाई मिल जाती है, हर जगह बन जाती है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप वहां से उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। फॉर्मूला सीट कैसे बनेगी, ये बनेगी हर एक चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं वो सारे के सारे एक सीट पे बना लो। पूरे आपके पास जितने भी 10-12 चैप्टर हैं, पूरे 14 चैप्टर हैं, वो सारे के सारे चैप्टर्स का एक फॉर्मूला का सीट बनाओ, उसे रख दो सामने। उसे रोज सुबह उठ के देखो, फॉर्मूले याद करो। अब उसी बेस पे हमारे पास क्या बन जाते हैं, न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। अब ये देखिए, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं वो स्पेशली किसी फिक्स टॉपिक से बनते हैं। और ये कैसे पता चलेगा, वो मैंने बता दिया। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से हमारे पास न्यूमेरिकल बन रहा है और किस चैप्टर से हमारे पास थ्योरी सेक्शन बन रहा है। फिर भी मैं एक थोड़ा हिंट दे देता हूं, जैसे हमारे पास ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल्स बनने के चांसेस लगभग 90% चांसेस इसमें रहते हैं। 90 क्या, इसे 100 भी मान सकते हैं। इससे न्यूमेरिकल बनता ही बनता है। तो आपको क्या करना है, ऑप्टिक्स को अच्छे से पढ़ना है। अब मैंने बता भी दिया था वेटेज कितने मार्क्स का लेके चल रहा था, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 18 मार्क्स का लेके चल रहा था। इसमें क्या है, इसमें भी जो रे ऑप्टिक्स है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि मैं कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि हमारे पास कौन से चैप्टर इजी हैं, कौन से हमारे पास मॉडरेट चैप्टर हैं, कौन से हमारे पास डिफिकल्ट चैप्टर है, वो सब बताएंगे कि जिससे आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प हो। ठीक है, तो ये हो गया कि मैंने क्या बोला कि आपको लगभग फॉर्मूला सीट बनानी है और आपको पूरे के पूरे फॉर्मूले क्या करने हैं, रट लेने हैं। मैं यही बोलूंगा, रट लेने हैं पूरे के पूरे फॉर्मूले रट लोगे तो जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल्स होंगे, चाहे वो 1 नंबर वाला न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो 2 नंबर वाला न्यूमेरिकल है, चाहे वो आपके पास 5 नंबर वाला न्यूमेरिकल है, सारे के सारे सॉल्व हो सकते हैं बहुत बड़े ही आसानी से। ठीक है, अदरवाइज मैंने बता दिया है, थ्योरी और डेरिवेशन मिला के कितना आ रहा है, 45 to 50% आ रहा है, और जो न्यूमेरिकल है वो 20 to 25% है। मुझे पता है कि बहुत से बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है, बट इतना टफ न्यूमेरिकल नहीं बनता है। मैं पहले ही बोल दूं कि इतना ज्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं बनता है। आप 1-2 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तो आप कहीं ना कहीं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे, है ना। तो ज्यादा डरने की बात नहीं है इसमें। फिर आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल्स बताई दिए कौन कौन से, ऑप्टिक्स हो गया, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, कुछ ये टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर से आपके पास न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो अगर आप स्ट्रेटेजी इस हिसाब से बनाओगे, देखो मैं लेके चलता हूं आपको हमारे मार्क्स वाले सीट पे, ये है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा चैप्टर इजी में रखना है, कौन सा आपने हार्ड में रखना है।
ये सारी स्ट्रेटजी बनेगी आपकी। चलो हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टेट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। हमें पता है कि जैसे हमारा 12th स्टार्ट होता है, हर कोई टीचर इसे यहीं से स्टार्ट करता है, यहीं से स्टार्ट करता है। तो इलेक्ट्रोस्टेट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये सब पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम रहता है। बहुत बच्चे इसे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत डीप पढ़ते हैं। हाँ, भले ही मैं इसे डिफिकल्ट लेवल में डालूंगा, है डिफिकल्ट लेवल का है, बट बच्चों के पास टाइम मिल जाता है। ये पहले से ही देखो, ये हाफ ईयरली में भी आपका कवर हो जाता है, ये आपके मंथली टेस्ट में कवर हो जाता है। तो आप इसे लगभग आपके फाइनल आने से पहले 5-6 बार कर चुके होते हो। तो मैं इसे क्या रखता हूं, मॉडरेट लेवल पे रखता हूं, मॉडरेट लेवल में इसका रहेगा। ठीक है, फिर नीचे आते हैं हमारे पास मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया। देखो अगर मैं बात करूं ये अल्टरनेटिंग करंट, इसे मैं डिफिकल्ट टॉपिक में डालूंगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को बहुत आसानी से समझ नहीं आता। इसमें जो LCR सर्किट है, L सर्किट है, R सर्किट है, LC सर्किट है, ऑसिलेशंस वगैरह हैं, ये थोड़ा बच्चों को टफ लगते हैं। बट इसमें भी CBSE ने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इसमें आपके पास ऑसिलेशन है ही नहीं, आपके पास LCR का है, तो LCR का भी आपके पास सिर्फ क्या दे रखा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कौन सा डायग्राम, फेजर डायग्राम की हेल्प से आपको क्या करना है, LCR सर्किट को क्या करना है, डेराइव करना है। आपके पास उसका जो एनालिटिकल मेथड है, जो सही में वाकई में थोड़ा टफ होता है, वो आपके पास है ही नहीं सिलेबस में। आपको क्या करना है, फेजर डायग्राम देखना है LCR सर्किट का, और फेजर डायग्राम से क्या निकालनी है, आपको उसकी डेरिवेशन निकालनी है। और न्यूमेरिकल, यहां से आपके पास न्यूमेरिकल भी देखने को बन जाएगा अल्टरनेटिव सर्किट। इसलिए मैं इसको थोड़ा क्या कर रहा हूं, डिफिकल्ट की श्रेणी में रख रहा हूं। आपके पास मैग्नेटिक और मैग्नेटिक, ये तो इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, इसमें आपको पढ़ना होता है कि हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि हमारा जो मैटर है वो किस टाइप का, फेरोमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। ये बहुत इजी है। आप एक बार थ्योरी टाइप में पूरा का पूरा एक बार पढ़ लोगे तो आप समझ जाओगे कि हमारे पास कौन कौन से जो हमारे पास मेटल है वो क्या है, फेरोमैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, पैरा। और क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से ही आते हैं कि भाई कुछ एग्जांपल दे देंगे आपके पास और बोलेंगे कि बताइए इनमें से कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरोमैग्नेटिक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक। तो आपको इनके एग्जांपल याद करके रखने हैं। या कभी कभी बोल देगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन फेरो, डाई एंड पैरामैग्नेटिज्म, तो इसमें आपको 3-3 पॉइंट, 4-4 पॉइंट, वो डिपेंड करता है कि 3 नंबर क्वेश्चन आ रखा है तो 3 पॉइंट लिख लेना, 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 2 पॉइंट लिख के निकल लेना। तो ये बहुत ईजी है, इसलिए मैं इसे ईजी चैप्टर में डालूंगा। बाकी ये मॉडरेट लेवल के हो गए ऊपर वाले। अब बात करते हैं नीचे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत ईजी है, ये तो मैं ईजी बोलूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इजी चैप्टर में आता है। क्या है, आपके पास स्पेक्ट्रम दे देगा, पूछेगा कि भाई ये जो वेव है हमारी, इसका वेवलेंथ कितना है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी, रेंज के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। या बोलता है कि हमारा जो माइक्रोवेव है इसका यूजेस क्या है, इसके 2-3 यूज बताइए। जो हमारे पास एक्सरेज है इसके यूजेस क्या है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत ईजी सा है, इसलिए मैं इसे इजी की कैटेगरी में डालूंगा। फिर आता है मेरे पास रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को मैं डिफिकल्ट बोलूंगा, डिफिकल्ट तो नहीं है बट ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट ये क्या है, थोड़ा लेंथी है, लेंथी हो जाता है, क्योंकि इसमें आपके पास बहुत सारे डेरिवेशन है। इसमें आपको सबसे पहले मिरर पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको लेंसेस पढ़ने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आपको प्रिज्म पढ़ना है, फिर इसके बाद स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, ये सारा का सारा लेंथी हो जाता है बहुत ज्यादा। बट अगर आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपको यह पता चलेगा कि सबसे इजी चैप्टर ऑप्टिक्स ही है, सबसे इजी ऑप्टिक्स ही होता है ना। एक बार आपने ऑप्टिक्स को समझ ली तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी यही है, स्कोरिंग टॉपिक भी यही है और सबसे ज्यादा इजी भी यही है। बट क्योंकि बच्चों ने देखा है कि ये सबसे ज्यादा लेंथी है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो बहुत इजी है अच्छे तरीके से, और इसे न्यूमेरिकल भी मैंने बता दिया कि इससे न्यूमेरिकल बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। फिर आपके पास आता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में क्या है, आपके पास हाइगन्स प्रिंसिपल है, आपके पास फ्रिंज विड्थ है, आपके पास कोहेरेंट सोर्सेज हैं। कोहेरेंट सोर्सेज के ऊपर तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बताइए कोहेरेंट सोर्सेज कौन कौन से सोर्सेज हैं, किस सोर्स को आप कोहेरेंट सोर्स बोलोगे, कौन से सोर्स ऐसे हैं जो नॉन कोहेरेंट है। यह बोलेगा कि आपका जो फ्रिंज विड्थ है, जब वो ब्राइट फ्रिंज बनती है उसका फॉर्मूला क्या है, जब डार्क फ्रिंज बनती है उसका फॉर्मूला क्या है। ये सारा का सारा वेव ऑप्टिक्स में देखने को मिलेगा, तो ये मॉडरेट लेवल पे आ जाएगा, ठीक है।
फिर आपके पास आता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये भी इजी चैप्टर है, बढ़िया तरीके से पढ़ोगे तो इसे भी इजी। बाकी तो ये लास्ट वाले इजी है, एटम न्यूक्लियाई, ये सारे के सारे ये समझ लो कि आपके पास बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं आपके पास। अब होता क्या है, क्योंकि बच्चे से पढ़ते नहीं है मतलब उनके पास टाइम नहीं मिलता था, पढ़ते तो सभी हैं पर उनके पास टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि आगे से लेके इतना कवर करते करते टाइम कब निकल जाता है बच्चों को पता भी नहीं चलता है। तो इन सब को ध्यान देते देते वो लास्ट में आते आते उनके पास टाइम नहीं बचता है, और जब उनके पास टाइम नहीं बचता है तो उन्हें लगता है कि बाद वाले जो टॉपिक्स होने वाले हैं वो बहुत ज्यादा टफ होने वाले हैं, तो इसलिए उन्हें छोड़ देते हैं। जबकि सबसे अच्छे स्कोरिंग, ये तो इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं, इंपॉर्टेंट जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। तो इसको अच्छे से करके जाओ तो आपके पास 7 नंबर आपके पास आपके हाथ में रहेंगे, और इसे मैं इजी टॉपिक्स की कैटेगरी में डालता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आप थ्योरी एक बार पढ़ के जाइए तो आपके पास पूरा का पूरा आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये तो रहा आपका कि 12th की स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि अभी भी जितना भी आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो सब कुछ छोड़ दो, अब क्या करो, अपने आप को आइसोलेट कर दो, आप आइए अपना 12th के ऊपर फोकस कीजिए। अब 12th के साथ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 12th के साथ साथ अपनी एनडीए की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो अब उन बच्चों के लिए जो 12th के साथ साथ अपनी एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक उनके पास इंपॉर्टेंट है, जो आप 12th और 11th, अभी 12th की बात करते हैं, 11th को छोड़ देते हैं साइड में, जो आपको 12th में पढ़ना है। फिर 12th में आप जैसे ही आपका अच्छा स्कोर हो जाता है, फिर उसके बाद आपके पास जो लगभग 1.5 महीने का गैप मिलेगा, उसके बीच 11th के कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उनके ऊपर बात करते हैं। एनडीए की बात करें तो देखो 12th तो हमने अपना कंप्लीट कर दिया, क्योंकि 12th का हमारा चल ही रहा है साथ में। 12th में हमने बोल दिया कि ऑप्टिक्स वगैरह इंपॉर्टेंट है आपके पास ये मॉडर्न फिजिक्स इंपॉर्टेंट है जिसमें हम एटम न्यूक्लियाई पढ़ते हैं। आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं आता है, तो इसे आप छोड़ सकते हैं एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गया, आपके पास अल्टरनेटिंग करंट आ गया, आपके पास इलेक्ट्रोस्टैट आ गया। तो लगभग ये मान के चल लो कि 40 to 50% आपका यहीं पे कवर हो जाएगा एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप मेहनत इतने अच्छे तरीके कर ही रहे हो कि आपको दोबारा 12th पढ़ने की जरूरत होगी नहीं। फिर जैसे आपका 12th कवर हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको 11th में क्या क्या पढ़ना है कुछ उस टॉपिक्स में देख लेते हैं। तो आपको मैं 11th के कुछ टॉपिक्स दिखाता हूं जो आपके एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये ये रहा, ये आपके पास 11th का कुछ टॉपिक है। अब देखो, भले ही एनसीईआरटी ने 12th में आपके पास क्या कर रखा है, सिलेबस को रिड्यूस कर रखा है, बट एनडीए में लगभग वो पूरे के पूरे सिलेबस आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपके पास 12th में रिड्यूस सिलेबस था उसी के बेस पे आपके क्वेश्चन बनेंगे एनडीए में। तो आपको थोड़ा एनडीए के लिए थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 12th में तो लगभग आप 50% मैंने बोला कि आप कवर ही कर चुके हो लगभग। फिर क्या करना है, जो 1.5 महीना बचता है बीच में, उसमें आपने 11th का कौन से टॉपिक उठाने हैं, कौन से चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं पहले स्टार्ट करूंगा वो टॉपिक्स जो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास लॉज ऑफ मोशन की। लॉज ऑफ मोशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके मैं बात कर रहा था लॉज ऑफ मोशन। जो लॉज ऑफ मोशन है ये आपके एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद आपके पास आता है वर्क एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, एंड उसके बाद ग्रेविटेशन, एंड उसके बाद थर्मोडायनामिक्स। ये साथ ही साथ इसके पास एक और साउंड, ठीक है, साउंड वाला चैप्टर है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने क्या करना है, जैसे आपके पास 1.5 महीना बचता है, आपने अपने 11th की बुक खोलनी है, और 11th की बुक खोलते ही सीधे आपके पास क्या करना है, लॉज ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से।
लॉज ऑफ मोशन में पढ़ लिए, लॉज ऑफ मोशन में आपके पास न्यूटन के तीनों नियम आ जाएंगे, आपके पास इनर्शिया वगैरह आ जाएगा, आपके पास लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको किसमें समझ आ जाएगा, लॉज ऑफ मोशन में आपको सारा का सारा समझ आएगा। फिर आपके पास वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी पावर में देखो अब क्या है, एक 11th में टॉपिक है हमारे पास यूनिट एंड मेजरमेंट वाला। तो यूनिट एंड मेजरमेंट को हम छोड़ देते हैं क्योंकि लगभग जो उससे क्वेश्चन बनते हैं यूनिट और मेजरमेंट में, ये जो आपके पास चैप्टर वाइज है इसमें बन जाते हैं। जैसे उसमें पूछ लेगा कि भाई बताइए कि आपके जो हमारे पास ग्रेविटेशनल क्वांटिटी है उसके डायमेंशन क्या है, जो ग्रेविटेशनल क्वांटिटी है उसकी यूनिट क्या है, तो ये सारे के सारे हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, इसे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो सारा का सारा हमारे चैप्टर में ही कवर हो जाता है। तो मैं बोल रहा था उसके बाद हमने क्या देखना है, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी पावर के ऊपर बहुत ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए कि वर्क की एसआई यूनिट क्या है, वर्क की सीजीएस यूनिट क्या है, एनर्जी का कि बताइए कि अगर हमारे पास टाइम ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। इनको क्या करना है, आपने लॉजिकल वे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ग्रेविटेशन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए, ग्रेविटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला आपके एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रेविटेशन में कि भाई बताइए कि ग्रेविटी है वो कैसे वेरी होती है, हाइट पे जाने पे बढ़ती है घटती है, नीचे जाने पे घटती है बढ़ती है, हम क्या कर रहे हैं इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, तो बताइए हमारी ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे मास के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सारे के सारे यहां से आपके देखने को मिल जाएंगे। फिर आपके पास आता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में क्या है, थर्मोडायनामिक्स में आपके पास फ्लो ऑफ हीट, हीट कहां से कहां को ट्रांसफर होती है, आपके पास लेटेंट हीट, ठीक है, आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आपके पास कार्नोट इंजन एफिशिएंसी, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आप थोड़ा और नीचे चलते हैं, ये देखिए फिर आपके पास ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ये है ऑसिलेशन एंड वेव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑसिलेशंस एंड वेव्स जो ये वाला चैप्टर है इसमें आपका जो वेव्स है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेव्स, ठीक है। जैसे वेव्स हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास जो साउंड वेव्स है, हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। हम इसमें पढ़ते हैं डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड, साउंड के डॉपलर इफेक्ट में क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड के क्लोज आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जिसे हम बोलते हैं रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, ये सारा का सारा हमारे पास साउंड में आने वाला है। जैसे बोलेंगे सोनार, सोनार कहां यूज होता है, सोनार की फुल फॉर्म क्या है, रडार सिस्टम कहां यूज होता है, रडार का फुल फॉर्म क्या है, सोनार कहां यूज होता है, ये सारा का सारा इंफ्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, ये सारा का सारा हमारे पास किसमें कवर होता है, हमारे पास वेव्स में कवर होता है। तो लगभग अगर आप अप्रैल में फिजिक्स का लगभग अगर आप 80% ये मान के चलो कि आप 50% कवर कर रहे हो, आपने 50% तो हमने कवर कर लिया 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे आप 2.5 महीने में आते हो तो 2.5 महीने में लगभग अगर आप ज्यादा नहीं, अगर आप 30% भी कवर कर रहे हो, 30% भी आप अब क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो इन कुछ कुछ स्पेशल टॉपिक से, तो आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। 80% ये मान के चलिए कि अगर आपके पास एनडीए में फिजिक्स से लगभग मैंने बोला है लगभग 24 से 26 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब ये कभी 24 भी हो जाते हैं, कभी 26 भी हो जाते हैं। अभी जो लास्ट टाइम का जो एग्जाम था उसमें 26 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे फिजिक्स से। नेक्स्ट टाइम हो सकता है 25 पूछ ले, हो सकता है वो 24 पूछ ले, ऐसा वेरी करता रहता है। तो अगर आपने 24 और 26 आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है फिजिक्स में, तो ये मान के चलिए आप 22 क्वेश्चन आप कवर कर लोगे, 22 से 23 नंबर का क्वेश्चन आप कवर कर लोगे इतना पढ़ते हुए। और जो मेरे समझ से बहुत ही बढ़िया, बहुत ज्यादा अमाउंट होगा इतना नंबर को अटेंड करने का। क्योंकि अगर आप 23 100 मार्क्स का क्वेश्चन 100 मार्क्स का फिजिक्स आता है आपके पास, अगर आप 23 अटेंड कर लेते हो तो ये समझ के चल लो कि आपके पास 85 to 90 मार्क्स आप ले आ चुके हो, और अच्छे से ले आ चुके होंगे आप। और इतना 100 में से इतना मार्क्स लेके आना बहुत बड़ी बात है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को क्या कर सकते हैं, 12th के साथ साथ एनडीए कैसे क्रैक करना है, आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपना एनडीए भी क्रैक कर सकते हो और साथ ही साथ 12th में अच्छे मार्क्स भी लेके आ सकते हो। तो फिर ये वीडियो यहीं तक समाप्त होती है, और इसी तरीके से आगे हमारे पास जो सिलेबस रहने वाला है, हम क्या करने वाले हैं कि 12th के
एनसीईआरटी का जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उनके ऊपर वीडियोस बनेगी। फिर हमारे पास जो एनडीए में क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, या हम क्या कर सकते हैं कि एक्सप्लेन करके कुछ एक टॉपिक उठा लेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, ये सब लेके हम आपके साथ आने वाले हैं। तो आप जल्दी से एनडीडीए के यूट्यूब चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, सो दैट कि आपके पास जितने भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिले आपको वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और